अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, तकरीबन 10 दिन होने को आए हैं और अभी तक मुल्क इलेक्शन के प्रोसेस से निकला ही नहीं है। हर तरफ एक बेयकीनी की कैफियत है, धांधली की सदाएं बुलंद होती जा रही हैं और पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सियासी फजा है। जो हुकूमत बनाना चाहते थे अब वो हुकूमत बनाना नहीं चाह रहे थे, और जिनका नारा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, वो बैकआउट कर गए हैं। तो पाकिस्तान किस डगर पे जा रहा है, किस तरह जा रहा है, आज हम इस प्रोग्राम में ये सारी बातें करेंगे। मेरे साथ बड़े हरदिल अजीज और जवान सहाफ़ी जाहिद नूर मौजूद हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ARY न्यूज़ की तरफ से नुमाइंदगी का काम भी करते हैं, उनके रिपोर्टर भी हैं। तो जाहिद, वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से नाजरीन आपको सुनना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जाहिद, ये बताएं कि अभी हम जो इस गैर यकीनी सूरत हाल से हैं, इसको आप बैरून मुल्क बैठे हुए लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो एक ये बात है कि जो इलेक्शंस के मुतल्लिक जो कैलकुलेशंस थी तमाम स्टेक होल्डर्स की, सवाई एक पार्टी और एक शख्स के, बाकी तमाम की कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। सबका सबका यही सोचना था कि अगर पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया गया है, उनका उस पार्टी को बैन कर दिया गया है, उसका जो लोगो है वो वापस ले लिया गया है, तो शायद लोग जो हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे। और एक माहौल बनाया गया कि कौन वजीर आजम आ रहा है, अखबारात में बाकायदा इश्तरा दिए गए, बहुत सारी चीजें, कंपेन इस तरह की चलाई गई कि जैसा ये लगता था कि बस फाइनल डन हो गया है सब कुछ। लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी का जो स्टांस था कि लोग हमें वोट करेंगे, तो आप देखें कि उनकी जो कैलकुलेशन थी वो 100% साबित हुई, और बाकी तमाम पार्टीज इस तरह का मुरब्बा बना कि अभी तक उस मुरब्बे को इलेक्शन कमीशन तक नहीं सुलझा सका। उनको इतने वोट पड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी तक तमाम रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सका। तो इस वक्त बड़ी गैर यकीनी सारी सूरत हाल है, और कोई भी शख्स जो है वो, कोई भी पार्टी इस वक्त हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जिस जिस पार्टी ने इलेक्शन से पहले जो एक मंसूबा बंदी की हुई थी कि वो इलेक्शन में इस तरह आएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो आप ये कहते हैं कि अवाम ने ये बाजी पलट दी आपके ख्याल से? बिल्कुल पलट दिया। देखें, इतनी बड़ी तादाद में वोटर बाय निकला है, और उस पार्टी के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था, पीटीआई के मुतल्लिक, कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, ये सिर्फ फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये लोग वहीं पे बातें करते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन देखें, इतनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकला, और फिर उसके बाद जो कोई प्रोसेस हुआ, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह का रवैया अपनाया गया, या अभी तक रिजल्ट्स को डिले किया जाता रहा, रात को आरटीएस बैठ गया, फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 के मतलब जो खबरें चलती रही मीडिया पे, उस वक्त जो नताइज दिखाए जा रहे थे, बाद में दूसरी सुबह वो उसकी सूरत हाल बदल गई। जो लोग हार रहे थे वो जीत गए। तो जाहिर है, देखें, वो पीटीआई का जो वोटर था वो बड़ी तादाद में निकला, और इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार हैं वो तमाम पार्टियों से ज्यादा सीटें लेके बैठे हैं। तो अब इस सूरत हाल में कोई भी पार्टी किस तरह हुकूमत बनाएगी, उनको तो अपना आगे भी नजर आ रहा है कि अगर हमने हुकूमत बना भी ली तो कितना अरसा कैसे चलाएंगे। पीछे तो सारे लोग ये बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो अगर ये ठान लें कि हमने हुकूमत को नहीं चलना देना, तो किस तरह चलेंगे। लेकिन जैद, आज आज एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। पहले ही हम इलेक्शन में धांधली के हवाले से PTI, JUI, इसी तरह जमात इस्लामी, GDA, इनके हम देख रहे हैं कि ये रोज़ाना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आज एक वाक़या जो हुआ है उसने मेरा ख्याल है यकसा सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है, जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने PSL की ब्रीफिंग के लिए बुलाई गई मीडिया की एक मीटिंग के दौरान ये इंकशाफ किया कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वो रावलपिंडी में 13 हलकों के अंदर धांधली के अंदर मुलविस हैं, और उस बात का वो इकरार भी करते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि बेशक आप मुझे कचहरी चौक के ऊपर फांसी भी दे दें, और उन्होंने गिरफ्तारी भी अपनी दे दी। तो यकसर इस सूरत हाल ने अब किस तरफ धकेल दिया हालात को? देखिए, ये मसला तो अभी मजीद गंभीर होगा। उसकी वजह यह है कि एक हफ्ता जो है वो, एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है। लोगों ने जिन जिन अपने
उम्मीदवारों को या जिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को मैंडेट दिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अब जाहिर है हर इस मशीनरी के अंदर हर बंदा तो यस मैन नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने उन्होंने आज ये जो इंकशाफ किया है, उनके इस इंकशाफ की वजह से पूरे इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारा मशकूक हो गया है। और आज देखें उनके उस इंकशाफ के बाद उन्होंने उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान ये बात की। अगर तो वो रिटायर होकर ये बात करते तो शायद लोग ये कहते कि अपने नंबर्स बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी जी, उन्होंने तो बल्कि अपनी उनके उनके सर्विस तो के दौरान ये बात अगले, की है और ये उनकी बात बड़े मायने रखती है। जी जी, अगले महीने तो उनकी रिटायरमेंट है। बिल्कुल, देखिए रिटायरमेंट बिल्कुल है, लेकिन अब जो उन्होंने इस वक्त बात की है, अभी तक तो वो अपनी सर्विस के दौरान है ना, ऑन ड्यूटी है। वो ऑन ड्यूटी अगर कोई ऑफिसर बात करता है तो उसकी बात में दम होता है कि देखें उसको कितने जो है वो मसाइल दरपेश आ सकते हैं। अभी ज़ाहिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो उन्हें ये जो बहादुरी का मुजाहरा किया है डेफिनेटली देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले ही एक हफ्ते से इलेक्शन की जो शफाफियत थी वो तो सवालिया निशान थी। पूरी दुनिया में इस इलेक्शन के हवाले से आवाजें उठी, लेकिन आज इस इलेक्शन की जो मशकूक होने का जो दावे कर रहे थे लोग वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और मैं समझता हूं कि ये चीजें आने वाले दिनों में मजीद गंभीर होंगी। जबकि इसी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो फौरी तौर पे हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक प्राइवेट मैसेज दिया एक सहाफ़ी को। तो मतलब मुझे लगता है कि इन चीज़ों का काफ़ी प्रेशर है और आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें मजीद भी हो सकती हैं। जबकि हामिद मीर साहब ने भी ये इंकशाफ किया है कि अभी बहुत सारे ऐसे अफसर, जिस तरह आपने अभी इंकशाफ किया है, कि अभी ऐसे बहुत सारे मामलात सामने आ सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे सरकारी अफसर शायद इस बात का एतराफ़ करें कि सिलेक्शन के था। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये इलेक्शन की धांधली भी साबित हो रही है और इस तरह की शहादतें भी आ रही हैं, तो मुल्क जा किस तरफ रहा है भाई? किस तरह ये सारा कुछ रुकेगा? देखिए अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन है, सबके लिए परेशान कुन है। जाहिर है हमारी सबसे बड़ी सब अहम प्रायोरिटी है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो। लेकिन आज ये जो कुछ हुआ है या बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स और भी सामने आ सकते हैं, जाहिर है इतना टाइम गुजर गया, जो कुछ हुआ, जिस तरह का रवैया अपनाया गया स्टेट की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन कमीशन की तरफ से, और फिर जाहिर है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी निशाना बनाया और उन्होंने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया। जाहिर है बाद में चीफ जस्टिस, आपको पता है कि वैसे तो वो कभी मीडिया पे नहीं आते, लेकिन फौरी तौर पे इस बयान के बाद उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ पे उन्होंने तमाम जो अहम इदारे, आईनी इदारे, दो आईनी इदारों के सरबराहों को उन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सबसे बड़ी अहम तो बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर साहब की मौजूदगी में या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सरबराही में कोई कमीशन बनता है तो वो उसमें मौजूद होते हैं, तो किस तरह इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह बिल्कुल लोगों का जो बिल्कुल एतमाद है वो बिल्कुल जाहिर है अभी बिल्कुल। फिलहाल तो इलेक्शन इलेक्शन के नताज से उठ चुका है, किस तरह बहाल करेंगे उसको? ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा अहम सवाल है ये। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा है, तो उसकी तमाम जिम्मेदारी और तमाम उसकी हर किस्म की शफाफियत के जिम्मेदार राजा सिकंदर सुल्तान है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो यकीनन उनकी भी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठता है कि अरबों रुपए का पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का जो बजट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, आखिर उसके नतज में इतनी धांधली की इतलात क्यों है और बर वक्त नतज क्यों नहीं मुहैया किए जा सके? अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल जाहिर यहाँ पर पैदा होता है कि आप मुझे बताएं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तो तहिया कर लिया कि हम, बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसी भी दे दी है बैरिस्टर गौहर के थ्रू, इमरान खान साहब से मशवरा करके, कि हम पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। तो अब मुझे बताएं आप किस तरह हुकूमत बनते देख रहे हैं? आखिर मतलब मामलात कहीं पर तो रुकने चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया अब इस मामलात को। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे माशी हालात का शिकार है जहाँ पे आप सियासी गैर इस्तेकामी बहुत बड़ी डैमेजिंग हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और इंटरनेशनल वर्ल्ड पहले ही इसके ऊपर सवाल उठा रही है। और आप तो वैसे भी बैरून मुल्क होते हैं, तो आपको पता ही है कि कितना पैनिक फैला हुआ है पाकिस्तान की
इस वक्त जो इंटरनल सूरत हाल है। बिल्कुल देखें, महंगाई है वो बदस्तूर पे ऊपर जा रही है। कल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर हुई हैं, और यहाँ पे बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत कैसे बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज मेरी नजर में बड़ी अहम थी कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को अप्रोच किया था कि आप हमारे साथ बात करें, हम मिल के हुकूमत बनाते हैं। तब पीटीआई के पास बड़ा गोल्डन चांस था। गो के इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे वो उस पॉलिसी वो उनके अगेंस्ट थी, उनकी उनके प्रिंसिपल जो उन्होंने बनाए हैं वो उसके अगेंस्ट थी। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब अगर यहाँ पे वो उनकी ऑफर कबूल कर लेते या वो ये कहते कि हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं, तो अभी तक बहुत सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर या हो जाती, या बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार होते। अब चूंकि उन्होंने मना कर दिया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये कह दिया कि आपको वजारत उज़्मा के हम वोट दे देंगे, लेकिन लेकिन कोई बात भी वहां पे हुकूमत भी का तो हम नहीं हिस्सा बन नहीं रही ना। होंगे। बात तो उनकी भी आपस में नहीं बन रही ना। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल भी बात नहीं बन रही। बिल्कुल, लेकिन आप देखें उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया ना कि हम आपको वजारत उज़्मा के लिए हम आपको वोट देंगे। अब बाकी जो लोग जो मार्केट में जो लोग बिकने के लिए होते हैं, तैयार बैठे होते हैं, या जिनको ये उम्मीद होती है कि हमें को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उस पार्टी की तरफ चले जाएंगे, वो लोग तो बदस्तूर अपनी जो वफादारियां हैं वो बदल रहे हैं। और वही लोग अपनी जब वफादारियां बदलेंगे तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। फिर किसी एक को साथ मिला के अब एम क्यू एम तो जाहिर है ऑन बोर्ड है उनके साथ। अभी यहाँ पे सिर्फ मसला आ रहा है पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, उनके साथ नहीं अगर बैठती तो उनके खिलाफ भी तो नहीं जा रही, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि हम आपके साथ डायलॉग नहीं करेंगे, जो कि मेरी नजर में खान साहब को नहीं करना चाहिए था। अगर अगर उन्होंने इस पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को जिंदा रखना है। देखें, इमरान खान की उम्र इस वक्त हो गई है 72 साल, और 72 साल की उम्र में उनको 24 साल जेल की कैद की सजा सुनाई गई है। और अगर उन्होंने अपने आप को बाहर निकालना था तो उनको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो किस तरह बाहर आएंगे? क्या वो 24 साल या 10 साल अपने आप को जेल में रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर मैं सकते। जैद जैद अब तो मैं उनका देखें मैं अभी तो यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। हम थोड़ा सा जरा वो टॉपिक से हट गए हैं। वो इमरान खान साहब के जो भी केसेस हैं वो उसकी नौयत आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो अगर क्लियर करने के लिए आए तो तकरीबन को 3-4 माह का अरसा दरकार होगा। लेकिन मैं इस वक्त करंट सिचुएशन के ऊपर काफ़ी खुद भी जो है परेशान हूँ और मुझे खुद भी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही कि पीपल्स पार्टी इस शर्त पर आना चाह रही है कि हम आपको हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट कर देंगे। हम ना वजारतें लेंगे आपसे, ना आपके साथ जो है ना हम कुछ और कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो ये भी कैसी हुकूमत होगी कि पीपल्स पार्टी उसके अंदर इंजॉय भी करेगी और वोटिंग भी करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कौमी फैसले होंगे उसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो मतलब ये भी तो एक अजीब बात लगती है ना। इसी तरह देखें आप जीडीए का जो है, अब पीर पगाड़ा साहब के बयानात आप पिछले 2-3 दिन से देखें, वो बयानात बड़े अजीबो गरीब आ रहे हैं। बलूचिस्तान से हमें बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो मतलब कुछ तो इस सारी चीज़ों का एक हल और पैटर्न बनाना पड़ेगा ना। देखें, जो भी पार्टी हुकूमत लेगी वो उसके लिए हुकूमत चलाना कोई आसान बात नहीं होगी। अब यही अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर 20 माह पहले या 18 माह पहले जब पीडीएम ने हुकूमत ली थी, देखें 17 जमातों को मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई, क्या हुआ मुल्क के साथ? मुल्क की तबाही फिर गई। अब यहाँ पे भी जो हुकूमत आएगी उस वो तो सिर्फ अपने मसाइल अपनी चीजों को देखती रहेगी, मुल्क के लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखें इस सूरत हाल में आप कौन सी लेजिस्लेशन करेंगे, कौन सी इस्लाहात लेके आएंगे? आप पे कौन यकीन करेगा जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो इतने मशकूक हो चुके हैं कि आपको दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर से आवाजें आई हैं कि आपके जो इलेक्शन है आपने ये चीजें गलत की हैं, इस पे लोग एतमाद नहीं कर रहे। तो जब ये लोग उन लोगों के पास पैसे मांगने के लिए जाएंगे या कुछ और करेंगे, क्योंकि मुल्क मुल्क में इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल तो तबाहकुन है, पैसे है नहीं आपके पास, बुरे हालात हैं। जब आईएमएफ से आप पैकेज लेंगे तो मजीद आपकी चीजें महंगी होंगी, आपकी जो खाने पीने की अशियाएं हैं, वो महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल से चलेगी, और अब उसको कितनी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा, ये तो सूरत हाल बहुत गंभीर है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये 8 माह या 10 माह भी निकाल सकेगी अगर हुकूमत लेती है तो।
लेकिन जाहिद इसका हमें हल तो पता चलना चाहिए ना। आखिर इस जो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियाँ हुई हैं, तो आप समझते नहीं हैं कि इस वक्त अदलिया को अपना किरदार खुद आगे बढ़कर हल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालें? जबकि हमारे ऊपर एक माशी तूफान है, आने वाली गवर्नमेंट को आईएमएफ के साथ एक नए एग्रीमेंट में जाना है, महंगाई का एक तूफान आ सकता है, इन्फ्लेशन रेज हो जाएगी, तो मतलब ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना। तो वो कौन आपकी मैं नज़र में ऐसा लगता है कि जो आकर इन हालात को नॉर्मलाइज पे लेके जाए ताकि सियासी हुकूमत बने और सियासी मामलात आगे बढ़े ताकि आवाम का भी कुछ हो? देखें, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो दो आईनी इदारे हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन पे जो इतने ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लोगों को मुतमईन करना होगा। फॉर्म 45 या जो भी उनके पास जो एविडेंस हैं, जहां जहां पे भी सवाल उठाए गए हैं, उन्हें लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा कि यहाँ पे उनका जो मैंडेट है वो चोरी नहीं हुआ। और जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे, यहाँ पे अदलिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो, अब देखें, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी सवाल उठे, जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने भी उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को भी जहाँ पे उनको नजर आ रहा है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी का रास्ता रोका जा रहा है, किसी का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि आप देखें, अदालत के जरिए ही पीपल्स पार्टी का लोगो जो है वो वापस लिया गया। अब ये जो राह हमवार हुई है, अगर अगर पीटीआई को आप इलेक्शन से बतौर जमात बाहर ना रखते, तो आज इस वक्त ये सारा बुरहान ही ना होता। आप देखें, एक जमात जिसने इतनी बड़ी तादाद में सीटें ली हैं, वो तो खुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते। अब यहाँ पे तो आपने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया। अब लोगों की मर्जी है, वो जिस मर्जी के साथ जाएं, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। ऊपर से आपके मुख्तलिफ जगहों से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी को क्या, किसी को क्या। तो ये जो चीज है, अगर इस पे काबू, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल नहीं किया जाएगा, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। इस वजह से इन दो आईनी इदारों को मैं समझता हूं कि सही फ्रंट फुट पे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए, इम्पार्शियल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ गई है मुल्क की सालमियत की, मुल्क के वकार की और बिल्कुल। मुल्क के मसाइल की। तो इन दोनों इदारों को अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, किसी किस्म का टिल्ट नहीं दिखाना चाहिए। तभी ये सारी सूरत हाल बेहतर होगी। वगरना देखें, अब एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, पूरा मुल्क इस वक्त मैस में है। आपको समझ नहीं आ रही, किसी पार्टी को समझ नहीं आ रही कि हम हुकूमत बनाएंगे क्या, कौन कहाँ पे खड़ा है, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है आगे। क्योंकि कोई भी बंदा श्योर नहीं है, कि आपको कोई पता नहीं है कि आपको बिल्कुल कल सही कोई कह उठा रहे हैं। के कहाँ पे ले जाएगा और आपका बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इसी इसी खदशे को अपने जाहिर कर रहा था जो आपने जिसका इजहार किया है। तो अब एक आखिरी बात ये करते हैं कि जाहिद आपको पर्सनली एज अ सहाफ़ी आगे 4 5 दिन एक हफ्ते में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, ये मैं आपके पर्सनल व्यूज़ लेना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए। देखें, एक चीज तो मुझे जो क्लियर नजर आ रही है वो ये है कि अगले कुछ दिनों में वो जाहिर है, हुकूमत जो है वो तो एक सामने चीज नजर आ रही है कि वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी। अब उनके साथ कुछ मजीद लोग जो हैं वो शामिल होंगे। थोड़े एक दो दिन में हालात जो हैं वो थोड़े से काम डाउन होंगे कुछ जमातों की तरफ से। आप देखें, जो मौलाना साहब की अगर बात की जाए, तो मौलाना साहब जो हैं वो दोनों विकटों की तरफ खेल रहे हैं। वो सिर्फ बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद कोई उनको मुल्क का ख्याल आ गया या कुछ हो रहा है। मौलाना साहब सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं। और जहां पे उनको ज्यादा वजन बढ़ गया, वो उस तरफ चले जाएंगे। और उनके पास जाहिर है वो उस तरह की तो मेजोरिटी है नहीं, या वो कुछ इतना बड़ा रोल तो प्ले नहीं कर सकते। लेकिन जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया है, आप देखें पिछले 3 दिनों से मीडिया पे सिर्फ मौलाना साहब चल रहे हैं। तो जाहिर है मौलाना साहब जब एक तरफ हो जाएंगे, तो एक प्रेशर वो भी कम होगा। और साथ में कुछ लोग और मजीद जाहिर है नून लीग के साथ शामिल होंगे, और हालात को बेहतर किया जाएगा, नून लीग की तरफ हालात को मोड़ा जाएगा। और वक्ती ये जो बुरान है उसको हुकूमत बना के फिर उसके बाद जो भी करना होगा, लेकिन हुकूमत बनवाई जाएगी कुछ दिनों में। जाहिद मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें भी कुछ वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने तमाम गुफ्तगू का को सुना और उससे अंदाज़ा यही होता है कि हर पाकिस्तानी शहरी, हर शख्स ये चाहता है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल से हम बाहर निकलें ताकि पाकिस्तान का सोचा जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए और मुल्क के अंदर इस सियासी गैर इस्तेकाम जो हुए हुए में हालात, इन हालात का खात्मा किया जाए।
अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।